शुक्रिया कि आपने हमारी कहानी का इंतखाब किया। अगर ये कहानी पसंद आए तो हमारे चैनल पर मौजूद शहजादों, शहजादियों, परियों और सनसनीखेज जासूसी कहानियों को भी देखिए। इन कहानियों में दोस्ती, खानदान, हमदर्दी और अखलाकियात के खूबसूरत असबाक हैं। चलिए अब आज की दिलचस्प कहानी शुरू करते हैं, जिसका नाम है जादू की छड़ी और इसे मुख्तार अहमद ने लिखा है। इससे पहले आप इसी कहानी को हमारे चैनल पर पढ़ चुके होंगे। अब यही कहानी बातस्वीर पेश की जा रही है। हमें उम्मीद है कि अगली कहानी में भी आप हमारे साथ होंगे। इस कहानी के हुकूक बहक मुसन्निफ महफूज हैं। जादू की छड़ी। पुराने जमाने का जिक्र है। किसी मुल्क में एक गांव था। उस गांव के तमाम लोग सीधे साधे थे, मगर बेचारे थे बहुत गरीब। उनकी गुर्बत की वजह ये थी कि वो लोग काहिल और आराम पसंद थे और अपना अपना काम मेहनत और दिल लगाकर नहीं करते थे। दिल चाहा तो काम पर चले गए, न चाहा तो न गए। उन्हें गांव के चौपाल में दरख्तों की छांव में बैठकर एक दूसरे से बातें करने में भी बहुत मजा आता था। काम से ज्यादा उनका दिल मेलू ठेलों में लगता था। गांव के लोगों की इन आदतों की वजह से उन्हें मेहनत मजदूरी के ज्यादा पैसे भी नहीं मिलते थे। उसी गांव में रहमत नामी एक बहुत ही अमीर आदमी भी रहता था। उसकी एक बड़ी सी हवेली थी और उसके बहुत से नौकर चाकर भी थे। इस हवेली में वो अपनी बीवी और एक बेटे के साथ बड़े ठाट से रहता था। वो निहायत लालची, मक्कार और खुद गरज इंसान था। उसके पास बहुत सारी जमीनें थीं, मगर वो उन पर खेती बाड़ी नहीं करता था। अब जहन में ये ख्याल पैदा होता है कि जब वो खेती बाड़ी भी नहीं करता था तो उसके पास इतनी दौलत कैसे आ गई थी कि वो गांव का सबसे अमीर कबीर शख्स बन गया। इसकी एक वजह थी। वो गांव के गरीब जरूरतमंद लोगों को सूद पर कर्ज दिया करता था। फर्ज करो उसने किसी को 500 रुपए उधार दिए। इन 500 रुपयों पर वो हर माह से इतना ज्यादा सूद लेता था कि असल रकम जू की तू रहती थी और कर्जदार बेचारे पूरी उम्र सूद ही चुकाते रहते थे। सूद को तो आला ने हराम करार दिया है, मगर इसके बावजूद वो ये काम करता था और एक मुकर्रर मुद्दत के बाद उसे सूद की शक्ल में बहुत सारे रुपए मिल जाते थे। जो लोग उसको सूद की रकम देने में नाकाम रहते, उन्हें उसके कारिंदे हंटरों से पीटा करते थे। गांव में कोई शख्स भी उसे अच्छा नहीं समझता था, क्योंकि उसके जुल्म और सितम की वजह से वो लोग बहुत परेशान थे। एक रोज का जिक्र है। तेज बारिश की वजह से हर तरफ जल थल एक हो गया था। कई दिन से जारी बारिश थोड़ी देर के लिए रुक गई थी। ऐसे में एक छोटा सा बोना भीगता भागता अपने छोटे से खूबसूरत घोड़े पर सवार उस गांव में दाखिल हुआ। उसके जिस्म पर सुर्ख कमीज, नीला पाजामा, पीले रंग की लंबूतरी टोपी और पैरों में नोकीले रंग बिरंगे लांग शूज थे। उसने सोचा जब तक बारिशों का मौसम खत्म नहीं हो जाता वो किसी सराय में ठहर जाएगा। उसे अपने घर जाना था, जो बहुत दूर परिस्तान में था और बारिशों में सफर करना बहुत मुश्किल काम होता है। वो किसी सराय की तलाश में इधर उधर फिरने लगा। अचानक एक जगह उसने बहुत सारे लोगों का जमघटा देखा। शायद वो गांव की चौपाल थी। बहुत सारे लोग एक घेरे की शक्ल में वहां खड़े थे। बोना भी हाल अहवाल मालूम करने के लिए उनके पास जाकर खड़ा हो गया। उसने देखा रहमत के कारिंदों ने चंद गरीब गांव वालों को पकड़ रखा है और उन्हें हंटरों से खूब मार रहे हैं। वो गरीब चीख चीख कर दोहाइयां दे रहे थे कि उन पर यह जुल्म ना किया जाए, मगर मारने वालों पर उनकी दोहाइयों का कोई असर नहीं हो रहा था। रहमत भी अपने 4-5 साला बेटे के साथ वहां मौजूद था और ये तमाशा देख रहा था। बोना ये मंजर देखकर फौरन अपने घोड़े से उतरा और भीड़ को चीरता हुआ रहमत के करीब पहुंच गया। रहमत ने उसे देखा तो बोला, ओ बोने, तो यहाँ क्या लेने आया है? यहाँ से चला जा, वरना लोगों के पांव तले कुचल कर मारा जाएगा। तुम इन गरीबों पर क्यों जुल्म कर रहे हो? बोने ने अपनी बारीक मगर तेज आवाज में पूछा। तो अपनी राय ले, तुझे इससे किया? ये लोग मेरे मकरूज हैं और असल रकम तो एक तरफ रही,
सूद के पैसे भी नहीं दे रहे, इसीलिए मेरे मुलाजिम उन्हें सजा दे रहे हैं। तूने अगर मेरे काम में मुदाखलत की तो अपने आदमियों से कहकर तेरी भी पिटाई लगवा दूंगा। उस रईस आदमी ने बड़ी रौनक से कहा। ये सुनकर बोना मुस्कुराया और बोला, तुम मुझे नहीं जानते, अगर जानते होते तो ऐसी बात ना करते। रहमत ने कहा, क्यों नहीं जानता? तुम बालिश्त भर के एक बोने हो, मैं चाहूं तो तुम्हें यही खड़े खड़े कानों से पकड़कर फेंकूं तो सीधे दरिया में जा गिरोगे। उसकी बात खत्म हुई तो बोने ने अपनी कमर में बंधी छोटी सी छुरी निकाली और उससे रहमत के 4-5 साल के बेटे की तरफ इशारा किया। वो बच्चा फिजा में बुलंद हुआ और जमीन से कुछ ऊपर जाकर हवा में मुअल्लक हो गया। इस अचानक उफ्ताद से बच्चा खौफजदा हो गया था और मारे डर के जोर जोर से रोने लगा। रहमत ने यह मंजर देखा तो उसके होश उड़ गए। वो जोर से चिल्लाया, बदमाश बोने, तो मुझे कोई जादूगर मालूम देता है? मेरे बेटे को नीचे उतार दे वरना बहुत बुरा हश्र करूंगा। ये कहकर उसने अपने कारिंदों को इशारा किया। उसके कारिंदों के दिल पर बोने की दहशत सवार हो गई थी। वो अपनी जगह से टस से मस न हुए बल्कि उन्होंने अपने हंटर भी जमीन पर फेंक दिए। उनमें से एक ने कहा, ये बोना कोई जादूगर है, हम तुम्हारे कहने से उस पर हाथ नहीं उठाएंगे। उसने गुस्से में आकर हमें कुत्ता बिल्ली बना दिया तो हम क्या करेंगे? इस गांव के बच्चे बहुत बदमाश हैं, कुत्ते बिल्लियों को देख ले तो उन्हें पत्थर मारने लग जाते हैं। ठीक है, हराम खोरों में ही इसका कुछ इंतजाम करता हूँ। ये कहकर रहमत बोने पर झपटा, मगर ये क्या? अभी वो उसके नजदीक भी नहीं पहुंचा था कि बोने ने छुरी का रुख उसकी तरफ करके उसे हल्के से घुमाया। रहमत किसी गुब्बारे की मानिंद फिजा में बुलंद हुआ और अपने बेटे के नजदीक जाकर रुक गया। उसका बेटा उससे चिमट गया और पहले से भी ज्यादा चीख चीख कर रोने लगा। आसपास खड़े लोगों ने उन्हें जमीन से इतनी बुलंदी पर देखा तो आंखें फाड़ फाड़ कर हैरत से उन्हें देखने लगे। उन्हें अंदाजा हो गया था कि बोना कोई जादूगर है और उस जालिम और लालची इंसान को सजा देने के लिए उसने ये सब कुछ किया है। बोने ने अपने घोड़े पर सवार होते हुए कहा, ओ लालची इंसान, अब तो यूं ही ऊपर टंगा रहे। तूने इस गांव के मजबूर और बेकस लोगों पर बड़ा जुल्म किया है, तेरी यही सजा है। मैं तो अब चलता हूँ, थोड़ी देर में बारिश शुरू हो जाएगी, मजे से उसका लुत्फ उठाना। रहमत ने जो ये सुना तो वो गिड़गिड़ाने लगा। अच्छे बोने, तुम शक्ल और सूरत से तो एक नेक दिल बोने लगते हो, फिर मुझ पर इतना जुल्म क्यों कर रहे हो? ठंड बहुत है, अगर बारिश भी शुरू हो गई तो मेरा और मेरे बेटे का बुरा हाल हो जाएगा। ये जुल्म नहीं, तुम्हारे किए की सजा है। तुम ने थोड़ी थोड़ी रकमें कर्जा देकर जिंदगी भर के लिए गांव के बहुत से मासूम लोगों को अपना गुलाम बना लिया है। वो कर्जे से कहीं ज्यादा रकम तुम्हें सूद की शक्ल में दे चुके हैं, मगर तुम उनकी जान ही नहीं छोड़ रहे। तुम्हारा बच्चा तो छोटा और मासूम है, इसलिए मैं उसे नीचे उतार देता हूँ, मगर तुम यूं ही लटके रहोगे। बोने ने यह कहकर अपनी जादू की छड़ी को फिर हरकत दी और फिर रहमत का बेटा धीरे धीरे जमीन की तरफ आने लगा। उसके पांव जमीन से लगे तो वो अम्मी अम्मी कहता हुआ सीधा अपनी हवेली की तरफ भाग गया। रहमत फिजा में मुअल्लक बेबसी से बोने को देखे जा रहा था। थोड़ी देर बाद उसने कहा, मुझे नीचे उतार दो, मैं तुम्हें इतनी दौलत दूंगा कि तुम जिंदगी भर ऐश करोगे। मुझे ऐसी दौलत नहीं चाहिए जो तुमने गरीबों का खून चूस कर और उनकी बद्दुआएं लेकर जमा की है। तुम बहुत लालची हो और गांव के जरूरतमंदों को सूद पर कर्ज देकर उनसे इतना ज्यादा सूद लेते हो कि असल रकम जिंदगी भर जू की तू रहती है और वो उसका सूद उतारते उतारते ही हलकान हो जाते हैं। अपनी गुर्बत की वजह से जब वो तुम्हें रकम नहीं देते हैं तो तुम अपने बदमाश मुलाजमों से उनको सजा दिलवाते। ये कहते कहते बोने ने जमीन पर पड़े हंटरों की तरफ देखा और छुरी से इशारा किया।
सारे हंटर जमीन पर से उठे और रहमत के उन कारिंदों पर बरसने लगे जो कुछ देर पहले गरीब और बेकसूर लोगों को मार रहे थे। उनकी दर्दनाक चीखें फिजा में बुलंद होने लगी। करीब खड़े लोग हैरत भरी नजरों से ये सब कुछ देख रहे थे। वो बहुत खुश थे और बोने को दुआएं दे रहे थे। जब हंटरों से मार खा खा कर वो लोग अधमुए हो गए तो हंटरों ने रहमत की तरफ रुख कर लिया और ऊपर जाकर उसकी पिटाई शुरू कर दी। रहमत ने तो जिंदगी में कभी मार खाई नहीं थी। अब जो उसकी इतनी पिटाई हुई तो वो चीख चीख कर रोने लगा। सारे गांव वाले उसकी ये हालत देखकर खुशी से तालियां बजा रहे थे। इतने में रहमत की बीवी भागती हुई आई और बोने के आगे हाथ जोड़ते हुए बोली, खुदा के लिए मेरे शौहर पर इतना जुल्म मत कर। उसे कुछ हो गया तो फिर गांव के गरीब लोगों को कर्ज कौन देगा? अच्छा ही है उसे कुछ हो जाए। वैसे भी कर्ज लेना कोई अच्छा काम तो नहीं। मैं पिस्तान में रहता हूँ। वहाँ के लोग दूसरों से कर्जा लेने को बहुत बुरा समझते हैं। वो इतनी मेहनत से अपना काम करते हैं कि उन्हें उनकी मेहनत के खूब पैसे मिलते हैं। इस गांव में जब कोई कर्जा देने वाला ना होगा तो लोगों को इस तरीके से रकम हासिल करने की उम्मीद भी नहीं होगी, इसलिए वो और ज्यादा मेहनत करके ज्यादा पैसे कमाने लगेंगे। जब उन्हें एहसास होगा कि पैसा बहुत मेहनत से कमाया जाता है तो वो फजूल खर्चियों से भी बचेंगे। गैर ज़रूरी रस्मों और तकरीबों पर भी पैसा ज़ाय नहीं करेंगे ताकि मेहनत से हासिल किए हुए उनके पैसे जायज़ कामों के लिए महफूज रहें और वक्त पड़ने पर उन्हें किसी के आगे हाथ न फैलाना पड़े। गांव के वो लोग जिन्होंने रहमत से सूद पर रकम कर्ज ली थी ये सुनकर शर्मिंदा हो गए। उनकी समझ में ये बात आ गई थी कि अगर वो बेकार बैठकर वक्त ज़ाय ना करते और मुसलसल मेहनत में लगे रहते तो अपनी ज़रूरियात को पूरा करने के लिए उन्हें कर्ज लेने की जरूरत ना पड़ती। उन्होंने अपने दिलों में अहद कर लिया कि अब वो खूब मेहनत से अपनी रोजी कमाया करेंगे और जिंदगी में कभी भी कर्ज नहीं लेंगे। रहमत की बीवी बड़ी बेबसी से अपने शौहर को देख रही थी। रहमत ने गिड़गिड़ा कर कहा, मुझे इस मुसीबत से छुटकारा दिला दो। मैं वादा करता हूँ कि गांव वालों की वो सारी रकम जो मैंने अब तक सूद के तौर पर ली है उन्हें वापस कर दूंगा। मैं उनका कर्जा भी मुआफ कर दूंगा और अगर उन्हें कभी रकम की जरूरत पड़ी तो उन्हें कर्जा नहीं बल्कि उधार दे दिया करूंगा और उस पर जरा सा भी सूद नहीं लूंगा। अब मुझे याद आ गया है कि सूद हराम होता है। मेरे पास बहुत सारी जमीनें हैं। अब मैं ये सूद वाला काम छोड़कर खेती बाड़ी करके हलाल रोजी कमाया करूंगा। बोने ने जब देखा कि वो जालिम और लालची आदमी रास्त पर आ गया है तो उसने उसे अपनी जादू की छड़ी के इशारे से वापस जमीन पर उतार लिया। रहमत उसी वक्त भागा भागा घर गया और उन तमाम लोगों के पैसे जो उसने नाजायज तरीके से लिए थे उन्हें वापस कर दिए। गांव वाले खुश थे। उन्होंने बोने का शुक्रिया अदा किया। गांव में एक छोटी सी साफ सुथरी खूबसूरत सराय थी। बोना उस सराय में चला गया। जब बारिशों का मौसम खत्म हो गया तो बोना भी गांव वालों को खुदा हाफिज कहकर पिरिस्तान रवाना हो गया जहां पर उसका घर था। उसके जाने से सब गांव वाले उदास हो गए थे। वो दिन और आज का दिन उस गांव के किसी आदमी ने अपनी जरूरियात के लिए कभी किसी से कर्जा नहीं लिया। वो लोग ज्यादा मेहनत से अपना काम काज करने लगे थे। इसकी वजह से उन्हें ज्यादा पैसे मिलते थे जिससे वो लोग खुशहाल हो गए।